सेल वॉल ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ठीक है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया को एसिड फास्ट, देखिए इसके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक चीज़ होती है दैट इज एसिड फास्ट और होते हैं वीकली एसिड फास्ट। दोनों में डिफरेंस ये है कि देखिए एसिड फास्ट का जो दूसरा नाम है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, इसे तो आप सारे लोग वाकिफ ही होंगे। दिस विल कॉज टीबी। ठीक है, तो क्योंकि ये टीबी करवाता है और जो इसका मेन फीचर है दैट इज कि ये कभी भी ग्राम स्टेन नहीं होता। ये कभी भी ग्राम स्टेन नहीं होता। इसके लिए एक दूसरे किस्म की स्टेनिंग यूज़ की जाती है दैट इज ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। ज़ील नेल्सन स्टेनिंग जो है वो इसके लिए यूज़ की जाती है। ग्राम स्टेनिंग इसके अंदर नहीं होती। अब क्योंकि इसके अंदर ज़ील नेल्सन की जाती है, और हाँ, इसे एसिड फास्ट बोला क्यों जाता है क्योंकि अगर आप लोग फॉर सपोज इसे HCl का जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ HCl में डालेंगे। ठीक है, पहले आप इसे क्या करें, कार्बल फ्यूजन से ट्रीट करवाते हैं। वो मैं आपको स्टेनिंग के लेक्चर में बता दूंगी कि स्टेनिंग किस तरह से की जाती है और उसके अंदर जो सेकेंडरी स्टेन्स होते हैं या काउंटर स्टेन्स होते हैं वो कौन से होते हैं और उनके जो मेजर स्टेन्स हैं वो कौन से होते हैं। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। लेकिन आपने फिलहाल ये समझना है कि जो हम अगर इसको फॉर सपोज ये हमारे पास बैक्टीरिया है, इसको हम लोग पहले किस चीज़ से ट्रीट करवा दें, कार्बल फ्यूजन से। कार्बल फ्यूजन जो है एक स्टेनिंग है, अगर आप उसे ट्रीट करवा दें उसके बाद आप इसे HCl के स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन में डाल दें एसिड फास्ट को, तो ये कभी भी डीकलराइज नहीं होगा, लेकिन अगर आप वहीं पे सेम जो हमारे पास एन एस्टेरॉइड्स होता है, एन एस्टेरॉइड्स भी एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये बेसिकली वीकली एसिड फास्ट होता है। अब इसे वीकली एसिड फास्ट क्यों बोला जाता है, वीकली एसिड फास्ट? अब वो इसीलिए क्योंकि अगर आप फॉर सपोज इसे HCl के सोल्यूशन में डाल रहे हो लेकिन वो सोल्यूशन वीक होना चाहिए, तो ये डीकलराइज नहीं होगा, याद रखना। लेकिन अगर आपने इसे सिमिलरली एसिड फास्ट की तरह ही अगर आपने इसे स्ट्रॉन्ग एसिड से ट्रीट करवाया तो ये बेसिकली डीकलराइज हो जाएगा इजीली। तो इसका नाम ही वीकली एसिड है। इट मीन्स कि ये अगर आप इसको वीकली एसिडिक सोल्यूशन में ट्रीट करवा रहे हो आफ्टर स्टेनिंग तो ये कभी भी डीकलराइज नहीं होगा। लेकिन सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से डील करवा रहे हो तो ये इजीली जो है वो डीकलराइज हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आप एसिड फास्ट या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हो तो अगर आपने उसे एक दफ़ा कार्बल फ्यूजन से ट्रीट करवा दिया तो उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है वो कभी भी डीकलराइज नहीं होगा जब आप इसे HCl के स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन में से ट्रीट करवाएंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पे अगर आप आगे देख लें तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया दिए गए हैं जो कि जिनमें हमारे पास ग्राम स्टेनिंग नहीं शो की जाती, क्योंकि ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो ग्राम स्टेनिंग ही शो करते हैं। लेकिन कुछ हुए जो जिनके अंदर ग्राम स्टेनिंग के अलावा भी स्टेनिंग दी गई है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके अंदर हमारी एक और किस्म की स्टेनिंग होती है दैट इज ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। सही है, तो उसके अंदर क्यों नहीं होती बेसिकली क्योंकि इसकी जो क्या बोले सेल वॉल है वो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है, लाइपोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है। इट मीन्स कि उसके अंदर लिपिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और जो ग्राम स्टेनिंग है वो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकिन के अंदर टिक जाती है। मतलब अगर आप इसे ट्रीट करवा रहे हो तो वो पेप्टाइडोग्लाइकिन के अंदर स्टक कर जाती है, तो इसमें नहीं होती। उसके अलावा ट्रिप्नोसोमा पैलेडियम है, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिन होती है, जब भी वो ग्राम स्टेन नहीं होता। देन ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती और वो काफ़ी स्मॉलर होता है। उसके अलावा लेजियोनेला न्यूमोफिलिया, क्योंकि वो रेड स्टेन को या रेड कंसंट्रेशन को प्रॉपर्ली अपटेक नहीं कर पाता, इसी वजह से वो ग्राम स्टेन नहीं होता। और ये जो दो हैं क्लैमाइडिया और रिकेट्सिया, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये दो जो हैं बेसिकली इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं। उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि ये ग्राम स्टेन नहीं होते। ठीक है, तो ये उसके अलावा जो अगला टॉपिक है दैट इज़
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अगर आप साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात कर रहे हो तो ये काफ़ी सिंपल एंड इजी है, तो मैं यहाँ से ही बेसिकली बता दे रही हूँ, तो ज़्यादा नीड टू गो इनटू द डिटेल। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का तो आप सारों को पता होता है कि ये बेसिकली चीज़ क्या है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है ये किस चीज़ से बनी होती है, ऑब्वियसली लिपिड वगैरह से बनी होती है, और स्पेशली माइकोप्लाज्मा जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, जो कि बनी होती है स्टीरोल से। इसके जो फंक्शंस बताए गए हैं वो ये हैं कि सबसे पहला काम जो होता है दैट इज़ की ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती है, यानी कि सब्सटेंस को सेल के अंदर भेजना, सेल के बाहर भेजना, तो ये सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा एक एनर्जी जनरेशन में, यानी कि एटीपी को जनरेट करवाने में। उसके अलावा सेल वॉल के कंपोनेंट्स भी सेल मेम्ब्रेन ही बनाती है। देन कुछ एंजाइम्स और टॉक्सिन्स जो हैं वो भी ये हमारे पास ये सीक्रेट कर रही होती है, ठीक है। ये जो माइकोप्लाज्मा है, आपने एक बात याद रखनी है कि इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल्स होते हैं, जो कि किसका फीचर था, जो कि यूकैरियोट्स का फीचर था। सही हो गया। देन वी हैव मूविंग ऑन टू दी साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म का आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास ये जो एरिया होता है एक इनर होता है जिसके अंदर डीएनए वगैरह पाया जाता है, यानी कि ये न्यूक्लियोइड रीजन होता है। देन हमारे पास अमॉर्फस मैट्रिक्स होता है ये साइड में, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम्स आ गए, प्लाज्मिड आ गया, ETC जो भी हो, ठीक है। देन वी हैव ऑर्गेनेल्स दैट इज़ दी राइबोसोम। अब राइबोसोम्स होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर 70S वाले होते हैं, जो कि बने होते हैं 50S और 30S सब यूनिट से, जबकि जो यूकैरियोट्स के होते हैं दैट इज़ 80S के होते हैं, क्योंकि वो बने होते हैं 60S और 40S सब यूनिट, ये उसके बेसिकली सब यूनिट्स हैं। देन अब इनका डिफरेंस क्यों रखा गया है, बेसिकली कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि 40S को इनहिबिट करने के लिए काम करती हैं, या कुछ ऐसी होती है जो कि 60S को इनहिबिट कर रही होती है, तो इसी वजह से इनका जो डिफरेंस रखा गया है बेसिकली इसी वजह से रखा गया है, ताकि स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एक कर सके। देन वी हैव ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं हमारे पास। ग्रेन्यूल्स में हमारे पास एक कॉमन ग्रेन्यूल बताएगी दैट इज़ फोल्यूटिन, जो कि मेटाफॉस्फेट को स्टोर कर रहा होता है। अब देखिए जब आप उसे मिथाइलिन ब्लू से ट्रीट करवाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि वो ब्लू कलर का अपीयर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मिथाइलिन ब्लू कलर जो स्टेनिंग है उसका कलर कौन सा था, ब्लू। जब आप उसे स्टेनिंग करेंगे तो वो ब्लू अपीयर नहीं होगा, वो किस तरह का अपीयर होगा, वो मेटाक्रोमेटिक कलर का अपीयर होगा। और ये सिंपली फीचर है कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया का, जो कि डिप्थीरिया कॉज करवाता है। अगर आप फॉर सपोज ये लेबॉर्ट्री की इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हेल्प करवा सकता है वो इस तरह से कि फॉर सपोज आपका जो पेशेंट है डिप्थीरिया का पेशेंट है, आपके पास आया है, अब आपने क्या करना है, उसकी ब्लड सीरम का या ब्लड सीरम व्हाटएवर जो भी आपने वो उससे सैंपल लिया और उस सैंपल को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया। अब वो क्या कराएगा, वो बेसिकली ये जो लैब इन्वेस्टिगेटर होगा जब वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है, तो और उसको मिथाइलिन ब्लू से ट्रीट करवाएगा, और उसके जो ग्रेन्यूल्स होंगे, ये वॉल्यूटिन जो होगा वो बेसिकली किस तरह का अपीयर होगा, वो मेटाक्रोमेटिक अपीयर होगा। तो वो सामने वाले लेबोरेटरी टेक्नीशियन को पता चल जाएगा इजीली कि जो पेशेंट है डिप्थीरिया का उसके अंदर कौन सा वायरस है, कोरोना है, बैक्टीरिया, डिप्थीरिया, और उस पेशेंट को डिप्थीरिया का मसला है व्हाटएवर। देन हमारे पास चीज़ आ जाती है न्यूक्लियोइड। हमें पता है कि न्यूक्लियोइड जो होते हैं हाँ वो बेसिकली डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है वायरसेस के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया की बात की जा रही है तो सिंगल होता है, सर्कुलर छोटी छोटी से होते हैं, जैसे हमारे जैसे नहीं होते कि वो बड़े बड़े से क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमेटिड्स बनी हुई हैं। उसके अलावा जो है एक बात आपने याद रखनी है मेजर, दैट इज़ कि बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इंट्रोन्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। ओके सो अब हमारे पास जो है दैट इज़ प्लाज्मिड की व्हाट इज़ बेसिकली द प्लाज्मिड, ठीक है। तो प्लाज्मिड है क्या, तो प्लाज्मिड हमें पता होता है कि एक सर्कुलर डीएनए होता है, मतलब डीएनए के अलावा भी किसी बैक्टीरिया के अंदर अगर कोई सर्कुलर कोई डबल स्टैंडर्ड चीज़ पाई जाए, लाइक डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स के छोटे छोटे से होते हैं जो कि सर्कुलर इन शेप होते हैं, हाँ, लेकिन याद रखना ये क्या करते हैं, ये रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। इट मीन्स कि ये भी किसी भी चीज़ पे ना ये डिपेंड नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि हाँ अगर किसी सेल के अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं तो ये उन पे डिपेंड करे कि वेदर वो अपना फंक्शन शो करे तो ये फंक्शन शो करे, या अगर वो शो नहीं करे तो ये भी शो नहीं करे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये फॉर सपोज वी हैव दिस सेल
इस सेल के अंदर ये हमारे पास नॉर्मल पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड। सही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, प्लाज्मिड। सही है, ये दोनों में पाया जाता है। एक ग्राम पॉजिटिव का भी फीचर है, ग्राम पॉजिटिव का भी है और ग्राम नेगेटिव का भी है। ये बेसिकली दोनों में पाया जाता है। उसके अलावा इसकी दो टाइप्स बुक में मेंशन की गई हैं, दैट इज़ ट्रांसमिसिबल। सही है, एक होता है हमारे पास ट्रांसमिसिबल, देन वी हैव नॉन ट्रांसमिसिबल। ट्रांसमिसिबल एंड नॉन ट्रांसमिसिबल। तो एज अ नेम इंडिकेट कर रहा है ट्रांसमिसिबल, इट मीन्स ये क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र कर सकता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, जब भी इसकी जो कॉपीज़ होती हैं वो सेल के अंदर कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन ट्रांसमिसिबल। नॉन ट्रांसमिसिबल अपनी जीन्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, जबकि ट्रांसमिसिबल जो है वो बेसिकली ट्रांसमिट होते हैं बाय मीन्स ऑफ, या इस तरह से बोल सकते हैं कि जब ये फॉर सपोज ये एक सेल है या बैक्टीरिया का ही सेल है, इसमें से ट्रांसमिसिबल जीन ट्रांसफ़र हुई दूसरे सेल के अंदर, तो ये फॉर सपोज ये कोड कर रही है फॉर दी सेक्स पाइलस। सही बात है, तो ये अगर सेक्स पाइलस के लिए कोड कर रही है तो ये ट्रांसफ़र हुई, और अब जब ये ट्रांसफ़र होगी तो ये अपना इफेक्ट शो करेगी और इस बैक्टीरिया के अंदर पिलस डेवलप होगा। लेकिन ये जो नॉन ट्रांसमिसिबल होती हैं ये बिल्कुल भी कोडिंग शोडिंग नहीं करती, ये कुछ भी नहीं करती। सही, इसी वजह से इसका नॉर्मल नंबर जो है वो बेसिकली सेल के अंदर बरकरार रहता है और काफ़ी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास ट्रांसमिसिबल हैं, ठीक है। देन फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मिड के, कि अगर फॉर सपोज प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो क्या चीज़ ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। फॉर सपोज वो नंबर 1 इट कोड्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये फॉर सपोज हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन्स हैं, ठीक है, उनके लिए कोड कर रहा होता है। नंबर 2 इट में कोड फॉर सेक्स पाइलस, जैसे कि मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया कि ये अगर जीन ट्रांसमिसिबल है, यानी प्लाज्मिड जो ट्रांसमिसिबल है ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये जाके क्या कराएगा, सेक्स पाइलस की डेवलपमेंट करवाएगा। सही हो गया। उसके अलावा ये जो है फॉर सपोज जो हमारे पास आ जाती हैं एक्सोटॉक्सिन्स। सही है, तो एक्सोटॉक्सिन्स की फॉर्मेशन करवा सकता है, यानी कि अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो ट्रांसमिट होने के बाद एक्सोटॉक्सिन्स बनाता है, लाइक सीक्रेट कर रहा होता है। नंबर 4 हमारे पास ये जो है अपनी, तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है टुवर्ड्स हैवी मेटल, यानी कि अगर कोई हैवी मेटल है, लाइक वी हैव हैवी मेटल है, हैवी मेटल जैसे मरकरी है हमारे पास, तो ये उससे भी रेजिस्टेंट होगा, यानी कि अगर ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये सामने वाले बैक्टीरिया को मरकरी वगैरह से प्रोटेक्ट कर सकता है, नॉट ओनली मरकरी बट जो भी हैवी मेटल। उसके अलावा ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकता है टुवर्ड्स, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकता है यूवी रेडिएशन से, जो कि इसको बेसिकली मीडिएट कौन कर रहा होता है, तो डीएनए रिपेयर एंजाइम्स होते हैं कुछ, क्या डीएनए रिपेयर एंजाइम्स होती हैं जो कि मीडिएट कर रही होती हैं इस रेजिस्टेंस को। उसके अलावा एक और चीज़ है जिसके लिए प्लाज्मिड कोड कर सकते हैं, दैट इज़ बैक्टीरियोसिन्स। तो बैक्टीरियोसिन्स क्या होते हैं बेसिकली, ये क्या होते हैं, टॉक्सिक कंपोनेंट हैं जो कि बैक्टीरिया सिक्रेट कर रहे होते हैं। इसमें दो बताई गई हैं, दैट इज़ पायोसिन्स हैं, और उसके अलावा कॉलिसिन्स। ये जो कोड करती है, मतलब ये इकोलाई सिक्रेट कर रहा होता है, और जो पायोसिन्स एंड दैट आर सिक्रेटेड बाय सूडोमोनास एरुजिनोसा, ये जो बैक्टीरिया है ये कोड कर रहा होता है बेसिकली। तो हमारे पास एक और टॉपिक है यहाँ पर, दैट इज़ ट्रांसपोसोन्स है। सही, तो ट्रांसपोसोन्स क्या हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे से डीएनए के पीसेस हैं, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दीज आर बेसिकली द पीसेस ऑफ डीएनए के पीसेस होते हैं। अब क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये मूव कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, मतलब ये किसी एक साइड से ये दूसरी साइड तक जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। इसी वजह से इनको दूसरा नाम क्या दिया गया है, जंपिंग जीन्स का। इनको जंपिंग जीन्स भी बोला जाता है क्योंकि ये एक साइड से दूसरी जगह साइड पर जाके इजीली इंटीग्रेट कर जाती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा इसकी भी मेनली दो टाइप्स बताई गई हैं यहाँ पर, दैट इज़ रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोन्स। उसके अलावा जो हैं हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसपोसोन्स,
डायरेक्ट ट्रांसपोसोन्स या फिनोमिना को आप डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन भी बोल सकते हैं। इसके फिनोमिना को आप रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन बोल सकते हैं। इसमें इन दोनों में फ़र्क बेसिकली ये है कि फॉर सपोज ये एक ट्रांसपोसोन है, अब इसने ट्रांसफ़र होना है किसी और जगह पर, ठीक है। फॉर सपोज ये एक क्रोमोज़ोम है, मैंने बना दिया, ठीक है, इस पर इसको ट्रांसमिट होना है, तो अब क्या करेगा, ये खुद जाके ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये पहले अपनी एक कॉपी बनाएगा, ठीक है। ये फॉर सपोज इसने कॉपी बनाई, ये अपना ये ओरिजिनल वाला है, ये इसने अपनी कॉपी बनाई। अब ये जो कॉपी है ना, वो जाके दूसरी जगह पे इंसर्ट करेगी, ये इटसेल्फ नहीं जाएगा। तो इसी वजह से इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन, और इसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोन। डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि ये फॉर सपोज एक ट्रांसपोसोन है, अब इसे जाके क्रोमोसोम पे जाके इंसर्ट होना है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये खुद ही जाके इंसर्ट करेगा, मतलब ये कॉपी नहीं बनाएगा, ये डायरेक्टली खुद उस साइड से हट के और दूसरी साइड पे जाके इंटीग्रेट कर जाएगा। उसके अलावा ट्रांसपोसोन्स के स्ट्रक्चर में, जो ट्रांसपोसोन है हमारे पास, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की बात की जाए अगर, तो इसके बेसिकली 4 डोमेन्स हैं। डोमेन नंबर 1, डोमेन नंबर 2, डोमेन नंबर 3 एंड 4। जो नंबर 1 डोमेन होता है उसमें हमारे पास होती है इन्वर्टेड रिपीट्स। इन्वर्टेड रिपीट्स क्या होती हैं, ये फॉर सपोज एक स्ट्रक्चर है ट्रांसपोसोन का, इसकी एंड में पाई जाती हैं, ये दोनों एंड्स पे पाई जाती हैं इन्वर्टेड रिपीट्स। इसका फंक्शन क्या होता है कि अगर कहीं से फॉर सपोज कोई आ रही है, यानी कि कोई जंपिंग जीन है या ट्रांसपोसोन है जो आ रही है, इस ये फॉर सपोज हमारे पास रेसिपिएंट डीएनए है, तो आके वो क्या करेगी, इन इन्वर्टेड रिपीट्स पे लगेगी, कहीं पे भी, बाकी बीच वाले एरियाज पे ये कहीं पे भी नहीं इंटीग्रेट होगी। ये कहाँ पे इंटीग्रेट होगी, ये होगी इन्वर्टेड रिपीट्स पे। ये जो चीज़ें होती हैं, दीज आर बेसिकली दी इन्वर्टेड रिपीट्स। उसके अलावा जो दूसरा डोमेन है वो कोड करता है ट्रांसपोजेज, ये जीन होती है ट्रांसपोसोन की, उसको कोड करता है। उसके अलावा जो फोर्थ द डोमेन जो कि फोर्थ है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कोड करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कोड कर रहा था। और ये जो थर्ड है ना, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोसेस जीन और जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इट मीन्स कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है अपनी डोमेन 2 की या डोमेन 4 का, ये जो ओवरऑल फंक्शन है उसको कौन रेगुलेट कर रहा होता है, डोमेन 3। और डोमेन 3 क्या शो करता है, रिप्रेसर शो करता है। लेकिन हाँ, ये है कि ये डोमेन नंबर 2 और डोमेन नंबर 4 की जो रेगुलेशंस है ना, उनको कंट्रोल करता है, दैट इज़ डोमेन 3। उसके बाद है हमारे पास कुछ ट्रांसपोसोन की और भी बताए गए, जैसे फॉर सपोज वी हैव कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोसोन, ठीक है। कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोसोन का क्या फंक्शन है, क्योंकि ये ट्रांसपोसोन है, ये सेक्स पाइलस के थ्रू, ठीक है, ये क्या, ये एक बैक्टीरिया है, या इस बैक्टीरिया से क्या करेंगे, ये दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनको कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोसोन बोला जाता है, क्योंकि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसमिट हो सकते हैं बाय मीन ऑफ सेक्स प्लस थ्रू अ प्रोसेस नॉन एज कॉन्जुगेशन। तो इसी वजह से इनको कॉन्जुगेटिव ट्रांसपोसोन बोला जाता है। उसके अलावा एक और टाइप है जो कि इंसर्शन सीक्वेंसेस का बताया गया है। इंसर्शन सीक्वेंसेस क्या होती हैं, ये इटसेल्फ अपने एंजाइम्स को कोड नहीं कर रही होती, अपनी प्रोटीन नहीं बनाती, बट हाँ, इसका ये काम होता है कि अगर ये किसी और बैक्टीरिया में गई, ये फॉर सपोज बैक्टीरिया है, ठीक है, ये अगर आके इसमें इंसर्ट कर गई, तो ये इस बैक्टीरिया के अंदर क्या करवाएगी, ये म्यूटेशन करवाएगी, ये इस बैक्टीरिया के अंदर चेंजिंग लाएगी। लेकिन ये इटसेल्फ अपने खुद के लिए जो है ये कोई भी चीज़ नहीं बनाती, ना कोई प्रोटीन को कोड कर रही होती है, ना ही किसी जो है हमारे पास क्या बोलें कि मतलब प्रोटीन को भी कोड नहीं कर रही होती, और ना ही किसी एंजाइम्स को कोड करे, ना कुछ भी नहीं कर रही होती। सिर्फ इसका काम क्या होता है, ये दूसरी जगह पे जाएगी, दूसरे बैक्टीरिया में जाके वहाँ पे क्या करवाएगी, म्यूटेशन करवाएगी।